सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप सभी से कहा था कि मैं कुछ बड़ा लेकर आने वाला हूँ। और फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज मैं आप सभी को एक सीरीज सुनाने वाला हूँ जिसमें आप सभी के सारे फेवरेट मॉन्स्टर्स हैं, चाहे वो वेयरवुल्फ हो गया या फिर वेंडिगो हो गया या फिर वैम्पायर हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है ये सीरीज आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स का, और प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए और अपनी रूम्स की लाइट्स को ऑफ कर लीजिए। लाइफलाइन हॉस्पिटल शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हर बीमारी का इलाज किया जाता था। उसमें अमीर से अमीर आदमी अपना इलाज करवाने के लिए आता था। एक नॉर्मल सा दिन था और हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। मरीज आराम कर रहे थे और स्टाफ के मेंबर मरीजों को संभाल रहे थे, और वही डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे थे। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था। तभी वहां पर हॉस्पिटल में एक आदमी आया जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था। उस आदमी को देखकर स्टाफ के जितने भी लोग थे वो भागते हुए उस आदमी के पास आए, और जैसे ही उन्होंने उस आदमी की हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। ये सब देखने के बाद एक स्टाफ का मेंबर भागते हुए वहां के सीनियर डॉक्टर जॉन के पास गया। उसने डॉक्टर जॉन से कहा, सर एक केस आया है और उस आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप हमारे साथ चलिए। और फिर डॉक्टर जॉन ने कहा, तो हालत खराब है तो तुम किस लिए हो? हाँ, इतने सारे डॉक्टर से लाइन लगाकर मुझे आने की क्या जरूरत है? और उसके बाद उस स्टाफ के मेंबर ने कहा, सर मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स हैं किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो जो पेशेंट है उसकी हालत कुछ अजीब सी ही है। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज उस मरीज को देखें एक बार। और जैसे ही ये बात डॉक्टर जॉन ने सुनी तब वो सोच में पड़ गया कि उस हॉस्पिटल में देश के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन अगर उनके समझ में भी ये बीमारी नहीं आ रही थी तब मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। डॉक्टर जॉन उठे और अपने कोट को पहनकर सीधा बाहर निकले। वो जब उस आदमी के पास पहुंचे तब वो भी बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि उस आदमी का जो शरीर था वो पूरा सूख चुका था और उसके अंदर की जो हड्डियां थी वो तक नजर आ रही थी। डॉक्टर जॉन ने कहा, ये क्या है? ये कौन सी बीमारी है? आज तक तो मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी। इसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके हाथ पैर पूरे सूख चुके हैं, आंखें पूरी नीली हो गई हैं और इसके बाल भी झड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किसी वायरस का असर है। इसे एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। उस आदमी के साथ एक लड़का भी था। उस लड़के से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो आदमी उसे जंगल के पास में मिला था, और जब ये सब बातें पता चली तब डॉक्टर्स को लगा कि शायद किसी जानवर ने उस आदमी को काट लिया है, और उस जानवर के दांतों में जरूर कोई कीटाणु या ऐसा वायरस होगा जिसके कारण इस आदमी की ऐसी हालत हो गई है। बहुत ट्रीटमेंट देने के बाद, बहुत इलाज करने के बाद भी उस आदमी की जो हालत थी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। उल्टा उसकी जो हालत थी वो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, लेकिन डॉक्टर जॉन हार मानने वालों में से नहीं थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। देश विदेश हर जगह से वो डॉक्टर से बात कर रहे थे और इस केस के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जितने भी डॉक्टर से बात करी, किसी डॉक्टर के पास इस समस्या का समाधान नहीं था। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और रात के तकरीबन 2 बजे डॉक्टर जॉन उस पेशेंट की हालत को देखने के लिए कि उसकी हालत में कुछ सुधार हुई है या नहीं, यही सब देखने के लिए उसके वार्ड में गए। और जैसे ही
उन्होंने उस वार्ड में कदम रखा तो बदबू से उन्होंने उल्टी कर दी, क्योंकि उस आदमी की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। उसके हाथ, पैर, सर, आंख में हर जगह कई 100 कीड़े एकदम रेंग से रहे थे और उसके मुंह से भी ढेर सारे कीड़े निकल रहे थे। ये सब देखकर डॉक्टर जॉन जो था वो एकदम पागल सा हो गया और तुरंत वार्ड से बाहर निकला। तभी अचानक से वो जो डॉक्टर था, डॉक्टर जॉन, उसके हाथ पैर भी सूखने लगे और उसकी आंखें नीली पड़ने लगी। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे समझ आया कि वो उस बीमारी का शिकार हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने हर वो चीज पहनी हुई थी जिससे वायरस शरीर में घुस ही नहीं सकता। उसने वार्ड में जाते हुए सारी सावधानियां बरती थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वो जो खतरनाक और भयानक बीमारी थी वो डॉक्टर जॉन को लग गई। और सिर्फ डॉक्टर जॉन को नहीं, बल्कि धीरे धीरे वो जो बीमारी थी वो पूरे हॉस्पिटल में फैलने लगी। पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच गया। बाहर से जितने भी लोग आने लगे और अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने जो करीबी थे, उनको लेकर जाने लगे तो उन्हें भी वो बीमारी, उसके बाद तो उनको भी वो बीमारी हो गई और ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शहर पे फैलने लगी। हर कोई अपने आप को उस बीमारी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। कोई लाख चाहकर भी अपने आप को उस बीमारी से नहीं बचा पा रहा था। इसलिए हर किसी ने खुद को अपने घरों में बंद कर दिया था। जिसके पास अंडरग्राउंड जगह थी वो उस अंडरग्राउंड जगह में चला गया था, और जिसके पास अंडरग्राउंड जगह नहीं थी उसने खुद को घर में बंद कर लिया था। न्यूज में ये सारी बातें आग की तरह फैल रही थी। पूरा जो देश था वो चिंता में पड़ गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। हर कोई सरकार से मदद की गुहार लगा रहा था और सरकार ने सबसे बड़े डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और देश विदेश से डॉक्टर्स को बुलाया और इस बीमारी का इलाज करने के लिए कहा। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स आए सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। डॉक्टर्स ने रिसर्च चालू कर दी और रिसर्च में पाया गया कि वो पहले ऐसे देश नहीं है जो इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। भारत पहला ऐसा देश था जिसने इस बीमारी का सामना किया था, लेकिन वहां के आयुर्वेद ने इस बीमारी को भारत से जड़ से खत्म कर दिया था। जब ये बात उस देश को पता चली तब वहां की सरकार ने भारत से मदद मांगी। भारत की सरकार ने उस आश्रम में संपर्क किया जहां पर वो वैद्य रहते थे, जिन्होंने कई 100 साल पहले इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से ढूंढा था। वो वैद्य तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो आश्रम बनाया गया था वो अभी भी भारत देश में ही था, जहां पर उन वैद्य के कई सारे शिष्य आयुर्वेद की शिक्षा ले रहे थे। उनमें से कई सारे शिष्यों को विदेश उस देश में भेजा गया, जिसमें से एक शिष्य का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुरू से ही अध्यात्म की तरफ बढ़े हुए थे। उन्हें अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि थी। जब सिद्धार्थ ने उस देश की हालत देखी और छोटे छोटे बच्चों को उस बीमारी से ग्रस्त देखा, तब उनसे ये सारे हालात देखे नहीं गए और वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए और रोने लगे। लेकिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने सरकार के साथ बातचीत करी। सरकार के लोगों ने सिद्धार्थ से पूछा, आपका हमारे देश में स्वागत है। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे कि आप हमारी मदद करने के लिए हमारे देश में आए। हमें पता चला है कि ये जो बीमारी हमारे देश में फैल रही है उसका इलाज आयुर्वेद में है, और इस बीमारी को आयुर्वेद ने कई 100 सालों पहले ही भारत में जड़ से खत्म कर दिया था। और हम चाहते हैं कि आप उस आयुर्वेदिक तरीके से हमारे लोगों का इलाज करें और हमारे देश को इस बीमारी से बचाएं। उसके बाद सिद्धार्थ ने जवाब दिया, इस बीमारी का इलाज कई 100 सालों पहले हमारे आश्रम के सबसे महान गुरुओं में से एक गुरु ने
किया था। और उनकी कुटिया में एक किताब रखी हुई है जिसमें सारी बीमारियों के इलाज जो उन्होंने अपने जीवन काल में किए, उन सभी इलाजों के बारे में उन्होंने विस्तार से उस किताब में लिखा हुआ है। और वो किताब मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं देखता हूँ कि आखिर इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। उसके बाद सरकार के सामने ही सिद्धार्थ ने उस पुस्तक को, जो कि कई 100 साल पुरानी थी, उसे खोला और उसके पन्नों को पलटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मिल गया इलाज, ये रहा, गुरुजी ने यहाँ पर इलाज लिखा हुआ है। जैसे ही ये बात सरकार के लोगों ने सुनी तब उन्होंने कहा, क्या आपको इलाज मिल गया? तो बताइए आपको क्या क्या चाहिए इलाज करने के लिए, हम सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद सिद्धार्थ ने एक एक चीज़ को देखा, उसने हर चीज़ को देखा। उसने कहा, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। सरकार के लोगों ने कहा, क्या हुआ? आपने एक ऐसा क्या देख लिया जो आप टेंशन में आ गए? अभी तो आप बहुत खुश थे। सिद्धार्थ ने कहा, हमें यह औषधि बनाने के लिए जिन जिन जड़ी बूटियों की ज़रूरत है वो हमारे पास है भारत में, लेकिन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो भारत में है ही नहीं। जब सरकार के लोगों ने यह बात सुनी तब उन्होंने कहा, क्या ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो आपके भारत में नहीं है? भारत में तो हर तरह की जड़ी बूटी मिलती है। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जड़ी बूटी भारत में नहीं मिलती। और उसके बाद वो जो सरकार के आदमी थे उन्होंने कहा, अच्छा तो आपके जो वो गुरु थे उन्होंने औषधि कैसे तैयार करी? सिद्धार्थ ने कहा, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि एक और किताब है मेरे पास। उस किताब में हमारे गुरुजी जहाँ जहाँ से वो जड़ी बूटी लाते थे उस स्थान के बारे में जानकारी लिखते थे। ज़रूर उस पुस्तक में हमें कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी कि हमें वो जड़ी बूटी कहाँ मिल सकती है। काफ़ी देर उस किताब में देखने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुजी वो जड़ी बूटी कहाँ से लेकर आए थे। जब ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद लोगों ने सुनी तब वो अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा कहाँ से? आप हमें बताइए, हम जड़ी बूटी का इंतज़ाम करते हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, रुकिए, मैं आप सभी को बताता हूँ, लेकिन एक समस्या है। असल में ये जो जड़ी बूटी है ये समुद्र के बीच एक टापू पर है और उस टापू पर एक बहुत ही घना जंगल है और उसी जंगल के बीचों बीच ये जड़ी बूटी उगती है। लेकिन समस्या ये है कि उस टापू पर कई सारे राक्षस रहते हैं, भेड़िया मानव, आदमखोर दरिंदा वेंडिगो और खून पीने वाले वैम्पायर्स। और उन सभी से बचकर उस जड़ी बूटी को लेकर आना लगभग नामुमकिन है। क्या? अगर ऐसी बात है तो आपके गुरुजी उस जड़ी बूटी को लेकर कैसे आए? उसके बाद सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे गुरुजी एक महान वैद्य के साथ साथ युद्ध कला में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थे। उनके जैसे योद्धा इतिहास में बहुत कम ही रहे हैं। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन कभी बिना जरूरत पड़ने पर नहीं किया, इसलिए उनकी ताकत के बारे में हर कोई नहीं जानता। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें मार पाना किसी भेड़िया मानव या किसी वैम्पायर या वेंडिगो के बस में नहीं था। इसलिए मेरे गुरुजी वहां पर गए और उन सभी से लड़कर वो जड़ी बूटी को लेकर आ गए। लेकिन ऐसा करना हमारे में से किसी के भी बस की बात नहीं है। और उसके बाद उन लोगों ने कहा, आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, आप हमें उस जगह के बारे में और बताइए, हम वहाँ पर अपनी आर्मी भेजते हैं। हमारी आर्मी के पास दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स है और उन वेपन्स की मदद से हमारी आर्मी जड़ी बूटी आसानी से ले आएगी और वो राक्षस हमारी आर्मी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब ये बात सिद्धार्थ ने सुनी तब उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ध्यान रहे जितना जल्दी हो सके आप जड़ी बूटी मंगवा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी
देश की हालत को देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद लोगों ने सुनी तब उन्होंने कहा, ठीक है, हम जितना जल्दी हो सके मंगवाते हैं, आप जाइए, तैयारियां शुरू करिए। सिद्धार्थ वहाँ से निकल गया और उसके बाद जो तैयारियां थी औषधि बनाने की, वो तैयारियां करने लगा। उसके बाद में वो जो सरकार थी उसने एक हाई पोस्ट के जनरल को अपने पास बुलाया। उन्होंने उस जनरल से कहा, हमें आर्मी के सबसे खतरनाक कमांडोज चाहिए एक मिशन के लिए, और उन्हें जल्द से जल्द हमारे पास भेजो, हम उन्हें एक मिशन देना चाहते हैं। उस जनरल ने जब ये बात सुनी तब उसने अपने जो जितने भी खतरनाक कमांडोज थे सबको वहां पर बुलाया और वहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई। सरकार के एक बड़े अधिकारी ने सभी कमांडोज से कहा, मेरे देश के वीर कमांडोज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में कितने मुश्किल हालात बने हुए हैं। बेगुनाह बेकसूर लोग काफी तड़प तड़प कर मर रहे हैं और उनकी मौत का सिर्फ एक ही कारण है, और वो है एक बीमारी जिसका इलाज अभी तक हमें नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि हमें इलाज के बारे में पता चल गया है और भारत से आए हुए कुछ वैद्य इस बीमारी को हमारे देश से खत्म करेंगे। लेकिन उन्हें इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक औषधि की जरूरत है, और उस औषधि को बनाने के लिए उन्हें एक जड़ी बूटी चाहिए जो कि भारत में नहीं मिलती और ना ही दुनिया के किसी और कोने में। वो जड़ी बूटी मिलती है तो सिर्फ इस टापू पर, जिसे आप अपनी डिजिटल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टापू एक छोटा सा टापू है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही भयानक और घना जंगल है, और इसी जंगल के बीचों बीच उगती है वो जड़ी बूटियां। और मैं चाहता हूं कि आप सभी उस आइलैंड से ये सारी जड़ी बूटियां लेकर आए ताकि हम अपने लोगों का इलाज कर सके और अपने देश को इस बीमारी से बचा सके। लेकिन आप सभी को मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं और उन सभी से आपको बचकर रहना पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए, फाइटर प्लेन या खतरनाक से खतरनाक वेपन्स, आप सभी वेपन्स को ले जाइए, लेकिन प्लीज सारी जड़ी बूटियों को यहाँ पर ले आइए। क्या आप सभी तैयार हैं? और सभी ने जोर से कहा, यस सर। सभी कमांडो से एक टीम बनाकर कई सारे फाइटिंग प्लेन लेकर निकल पड़े उस आइलैंड के लिए जहां पर वो जड़ी बूटी मौजूद थी। 20 फाइटर प्लेन्स एक साथ उस आइलैंड के ऊपर उड़ रहे थे और वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस आइलैंड के अंदर घुसते ही जितने भी उनके पास कम्युनिकेशन की डिवाइसेस थी सभी ने काम करना बंद कर दिया, और वहां के जितने भी पेड़ थे वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां पर उतरे। तभी अचानक से एक प्लेन जो था वो ब्लास्ट हो गया और सभी की हालत जो थी वो खराब हो गई। उस प्लेन के चीथड़े चीथड़े हो गए और कमांडोस ने देखा कि उस प्लेन को ब्लास्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक विशालकाय भेड़िया मानव था जिसने सभी प्लेन्स पर हमला कर दिया। और वो भेड़िया मानव अकेला नहीं था, वहां पर कई सारे भेड़िया मानव थे जिन्होंने एक ही छलांग में प्लेन्स को तबाह करना शुरू कर दिया और कई सारे कमांडोस मौत की नींद सो गए। अपनी जान को बचाते हुए जितने भी कमांडोस थे सभी ने अपना बैकपैक लिया और दरवाजे को खोलकर वो पैराशूट के साथ नीचे कूद गए। कई कमांडोस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हवा में ही कई सारे भेड़िया मानवों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर वो खा गए। लेकिन कुछ जो कमांडोस थे, तकरीबन 20 कमांडोस जमीन पर उतरने में कामयाब हुए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले देखा था वो सब कुछ देखने के बाद उन्हें ये तो समझ आ गया था कि यहाँ पर वो जितना टाइम भी रहेंगे उनकी जान उनकी हथेली पर रहेगी और उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से जड़ी बूटी अपने देश लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो क्या वो 20 कमांडोस अपनी जान बचाकर
उस जड़ी बूटी को पाकर अपने देश वापस लौट पाएंगे? जानिए अगले भाग में। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। आप सभी को कहानी और आवाज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सभी को पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक एम है वो है 500 लाइक्स, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी इस लाइक एम को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।